शादीशुदा है मनीष कश्यप? अभी तक तो हुआ नहीं, कोई लड़की मिली नहीं शादी करने के लिए, कोई तैयार नहीं हुई। तो ऐसा है कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते, सरकारी नौकरी में होते तो शादी हो जाती जल्दी? एकदम बिल्कुल अच्छी लड़की से शादी हुई रहती और बच्चे भी हो गए रहते। आज वो बच्चे यहाँ पे रहते तो आपको चाचा चाचा कह रहे होते। सिविल इंजीनियर का अभी के डेट में बिहार में उस क्या समय रेट जो है मतलब कि अगर मेरा 20 लाख रुपया रेट चल रहा था उस समय। मैंने कौन से साल की बात है? 2016। 40 की 40 लोकसभा सीट में आप घूमे हैं आई थिंक, और उनमें से किसी जिले में कोई सरकारी स्कूल इस हाल का नहीं रहा जहाँ पे कोई मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे को भेजना चाहे। एकदम सही है, आप सही है। पटना का एयरपोर्ट कैसा लगता है आप? रेलवे स्टेशन से बढ़िया है, रेलवे स्टेशन से खराब है? बस स्टैंड से भी खराब। तेजस्वी और तेज प्रताप, दोनों में से कोई बेटर लगता है आपको? देखिए, तेज प्रताप नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो धार्मिक आदमी है। कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है आपके हिसाब से? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग उसको बिहार में? जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। एयर कंडीशन कमरा में बैठ के हम लोग ये सब चीज़ें चला सकते हैं कि इंटरकास्ट नहीं हो रहा है, इंटर डाइनिंग नहीं हो रहा है। अरे हम लोग एक टेबल पे बैठ के सभी लोग एक साथ खाते हैं। एक एक सीट पे इस चीज़ की मैपिंग होती है कि कौन सा कैंडिडेट किस जाति से है और उसको किस जाति से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जात की वजह से उसके जीतने की संभावना कितनी है और हारने की संभावना कितनी है। ये बात सही है। जो समाज अपने नेता को जाति देख के चुन रहा है, आप कह रहे हैं कि वो समाज अपना जीजा बगैर जाति देखे चुन रहा है। देखिए, जाति के हिसाब से नेता को नहीं चुनना चाहिए, और ये बात सही है कि बिहार नहीं चुना जाना चाहिए, और जाति के हिसाब से टिकट भी नहीं बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये बात सत्य है कि जाति के हिसाब से टिकट भी बंटवारा हो रहा है। फैन फॉलोइंग नहीं रहा? किसी फीमेल फैन ने आके बोला हो कि मनीष मतलब शिद्दत से मोहब्बत है, शादी कर लेते हैं? एक लड़की जो है फोटो भेजी मेरे पास, और ये जो हाथ है पूरा यहाँ पे पूरा ऐसे काटी थी ब्लेड से। हाँ, पूरा एम लिख ली थी। हाँ, आप लोग सोचते हैं, कुछ लड़कियां सोचती हैं, कुछ लड़के सोचते हैं कि एडल्ट कंटेंट अगर डालेंगे रील में या शॉर्ट वीडियो में, कुछ लोगों का मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका मान, तो हमारा ज़्यादा वायरल हो। 50% जो है वो कंटेंट और 25% कीवर्ड्स और 25% जो है जो थंबनेल हम लोग बनाते हैं वो। लेकिन कंटेंट 50%। कंटेंट अकेले 50% है। बिहार का जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, हाँ, आपके हिसाब से उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, उसके लिए तो हम बिहार के लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वैसे ही जंगल राज के एक सरदार लालू प्रसाद यादव है जो बोले कि हम गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे। लोगों ने उन्हें मौका दे दिया, बिहार के गरीबों ने मौका दे दिया, और उसके बाद से उन्होंने गरीबों का हक मारना शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर का जैसे सवाल है कि 10 साल में प्रधानमंत्री की कोई एक मीटिंग हुई है कि जिस स्टेट से मास माइग्रेशन होता है, जैसे यूपी में बिजनेस समिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, गुजरात में बड़ा बड़ा प्लांट फैक्ट्री लग रहा है, बड़ा बड़ा स्टेडियम बन रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उस स्टेट को लेकर केंद्र की तरफ से पिछले 10 साल में एक ऐसी पहल आपके नज़र में हुई है कि स्टेट को बदलने के लिए कोई स्टेप उठाया गया है? और देखिए, मैं तो खुल के बोलूँगा कि माइग्रेशन पे काम हम लोगों ने नहीं किया। माइग्रेशन पे अगर हम लोग काम किए होते तो माइग्रेशन रुकी होती। तो हमारे यहाँ के उस समय जो सीएम थे वो जो है इस सब चीज़ों पे जाके वहाँ पे मोदी जी के पास चर्चा नहीं की, इसलिए शायद से चर्चा नहीं हुआ होगा। जब नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के विकास पे बात कर सकते हैं, नागालैंड के विकास पे बात कर सकते हैं, सिक्किम के विकास पे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है तमिलनाडु में, वहाँ पे अगर बाढ़ आता है तो उसको स्पेशल पैकेज दे सकते हैं। केरला के लिए बात हो सकती है, गुजरात के लिए बात हो सकता है, तो बिहार के लिए क्यों नहीं? स्विच के साथ इस टाइम पे है मनीष कश्यप। जिन लोगों का जो इन्फॉर्मेशन लेने का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, मेरा अजम्पशन है कि मनीष को जानते होंगे पहले से, काफ़ी पॉपुलर है। 8 मिलियन सच तक पे 8 मिलियन से ऊपर 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर है सच तक जो इनका चैनल है उसके ऊपर। मनीष कश्यप की जो पहचान रही है वो यूट्यूबर की रही है, अब बन गए हैं बीजेपी के नेता। क्या नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे कि आपको पॉलिटिक्स में आने का मन किया? देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला था, लेकिन एगो जंगल राज के राजकुमार का नाम सुने हैं? तेजस्वी यादव जी। अच्छा। उन्होंने बेवजह जो है मेरे ऊपर अनेकों केस लगवा के जो है मुझे जेल में डलवा दिया। ठीक है। मैं जेल में जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद और आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ आखिर फेक वीडियो कौन सा था जिस फेक वीडियो का जो है भ्रम जाल जो है पूरे देश में फैलाया गया कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया और उसको जेल में डाला गया। मैं 9 महीना जेल के अंदर सलाखों के पीछे था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर जो है हम सिस्टम से सवाल करेंगे, पॉलिटिशियन से सवाल करेंगे और ये लोग जो है हमें बर्बाद करना चाहेंगे तो 1 सेकंड में बर्बाद कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर हम लोग राजनीति में जाएं और वहाँ से जब हम लोग सवाल उठाए तो जनता के हित में काम भी होगा, काम करने का पावर होगा हमारे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि कौन सी पार्टी के साथ जाएं, तो वो तो एक तरफ जो है देश को बर्बाद करने वाला
विपक्षी दल खड़ा हुआ है और एक तरफ देश को बचाने के लिए भाजपा खड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि हमारा जो है मेल मिलाप जो है भारतीय जनता पार्टी से होगा और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है और देश के लोगों की बात करती है। ठीक है, मेरे को बस एक चीज़ ये समझनी थी कि मान लीजिए तेजस्वी का जिस तरीके का आप रिपोर्टिंग करते थे बिहार में, उसको लेके उस टाइम पे महागठबंधन की सरकार थी, तो तेजस्वी की प्रॉब्लम हो सकती है आपसे, तेजस्वी को इससे दिक्कत हो सकती है कि आप इस तरीके का काम, मतलब अगर आपने ये रिपोर्ट किया हो तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट को आपसे क्या लेना देना होगा? देखिए, तमिलनाडु वारंट इशू करना पड़ता है, आपको अरेस्ट करवा के तमिलनाडु बुलाना देखिए पड़ता है। तब दैनिक भास्कर के ऊपर भी केस हुआ था, तो दैनिक भास्कर को जो है 25,000 रुपया जुर्माना दे के हाईकोर्ट से जो है वो छोड़ दिया गया। मनीष कश्यप के ऊपर 6 केस हुआ वहां पे, ठीक है। मनीष कश्यप के बारे में जो है, जब तमिलनाडु से पुलिस आती थी बिहार में, तो बिहार के जो तेजस्वी यादव जी के अधिकारी थे वो लोग बोलते थे मनीष कश्यप यही है, इसी को लेके जाओ, यही किया है। अरे भाई बता तो दो कि मेरे पास जो है मैंने जो फेक वीडियो बनाया है वो है भी कि नहीं है। और रही बात डीएमके की, आप डीएमके के बारे में एक बात जान जाइए कि वहाँ पे तमिलनाडु में सौकू शंकर एक यूट्यूबर हैं, शायद से सौकू शंकर या उनका कुछ और नाम होगा, इसी प्रकार का नाम है। वो भी जब तमिलनाडु गवर्नमेंट की सच्चाइयों को दिखाते हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाता है। एक कॉलम में लिखने वाले पत्रकार थे, किताब के राइटर थे, उन्होंने जब तमिलनाडु गवर्नमेंट की सच्चाई दिखाई तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सच्चाई देखना ही नहीं चाहती है और अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर एफआईआर करता है, ये तो सच्चाई है वहाँ का। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि एमके स्टालिन जी और तेजस्वी यादव जी एक साथ केक काटे थे। हाँ, बर्थडे था 1 मार्च को जो है बर्थडे मनाए थे। वहीं पे मनीष एक क्वेश्चन ये वाला आता है कि जो जिस भी टाइम पे ये पूरी खबर आई कि हिंदी बोलने के नाम पे फांसी लगा दी गई, उसका कोई मतलब वीडियो एविडेंस नहीं था, जो सब बाद में जांच में निकल के आया। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए कि बाद में जो जांच में निकल के आया कि घटना कुछ और थी, बता कुछ और दिया गया, तो उसमें बोला है कि एक ना कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस ये है कि जब विपक्षी एकता की बात होने लगी और ऐसे तमाम नेता, तेजस्वी से लेकर स्टालिन तक, फारूक अब्दुल्ला, ऐसे तमाम नेता जब एक साथ मंच पे दिखे, तो एलिगेशन स्टालिन का ये था कि 2 स्टेट्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करने के लिए, विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए पूरे प्लान्ड वे में डॉक्टर्ड वीडियो फैलाई गई, इस तरीके के एलिगेशन, जो कि साबित नहीं हुआ। लोगों को वेरीफाई करना चाहिए था, वहाँ के पुलिस से, प्रशासन से पूछ लेते। तो वो तो पूछ लेते, बता देते कि मैंने आखिर कौन सा वीडियो बनाया, मुझे भी तो मालूम चलना चाहिए ना। मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं। 11 फरवरी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक आदमी जो है ट्रेन में घुसता है और बोलता है हिंदी हिंदी और मारना शुरू करता है। ट्विटर पे वो वीडियो वायरल हो रहा था। इसके बारे में एमके स्टालिन जी का क्या राय है? क्यों नहीं इसके बारे में बोला? क्यों नहीं जो है तमिलनाडु पुलिस जो है 1 मार्च और 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 12 फरवरी को क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसने जो है हिंदी वाले को मारा है ट्रेन में घुस के, जो है उसको हम लोग गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तमिलनाडु का एक नेता बोलता है, तमिल में बोलता है, वो जो है वीडियो आप लोगों के पास है, चैनलों पे चला कि हम लोग भगाएंगे, इसको भगाएंगे, उसको भगाएंगे, वहाँ का एक नेता। तो पुलिस ने जो है उसको पकड़ के उसको गिरफ्तार करके उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? आखिर जो है ये हवा या आग या धुआं जो भी फैला वो कहां से फैला? मनीष कश्यप ने तो बिहार से फैलाया नहीं। मनीष कश्यप ने पहला वीडियो 3 मार्च को बनाया। 2 मार्च को बिहार के विधानसभा में हंगामा फिर क्यों हुआ? सारे चैनलों ने क्यों दिखाया? और सारे चैनलों ने दिखाया, ये चीजें दिखाया, बाद में दिखाया कि तमिलनाडु पुलिस ने ये चीजें बोला है। मनीष कश्यप ने तो दिखाया भी नहीं। मनीष कश्यप ने साफ साफ बोला कि बिहार के मजदूरों को समस्या होता है, किसी राज्य का नाम नहीं रखा, और जाके बिहार के मजदूरों से पूछिए कि समस्या होता है कि नहीं होता है। चलिए ठीक है, मनीष कश्यप को तो आप लोगों ने सलाखों में डाल दिया। अब तमिलनाडु में काम कर रहे हैं बिहार के 100 मजदूरों को बुलाइए, यहाँ पे स्विच पे बिठाइए, स्टूडियो बहुत बड़ा है, यहाँ पे 100 मजदूर आराम से खड़े हो सकते हैं और उनसे पूछिए सच्चाई क्या, वो जवाब देंगे सच्चाई क्या। मेरा एक क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार तब चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, तब आप लोग के बीजेपी के अलायंस में नहीं थे, एनडीए के साथ नहीं थे जब आपकी गिरफ्तारी हुई, अभी एनडीए के साथ हैं। उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक टीम भेजी जाती है तमिलनाडु और वहां से और उसी फ्लाइट से मनीष कश्यप भी जाता है तमिलनाडु। सुन तो सेम फ्लाइट से। क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दीजिए। नहीं, आप लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैं बता दूं। कंप्लीट कर लेंगे फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा कि वो एक जांच की कमेटी भेजते हैं वहां पे, और वही नीतीश कुमार अभी आप लोगों के साथ है, तब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। वो कमेटी कहते स्टालिन को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु प्रशासन को छोड़ दीजिए, उनकी जो नीतीश कुमार अभी आपके साथ हैं तब चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा भेजी गई कमेटी का कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके एक दिन बाद जाते हैं चिराग पासवान। आपको कभी लगा? नहीं, सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये बोल रहा हूं कि सच्चाई अभी अधूरी है, पूरी सच्चाई लोगों को नहीं पता चला।
उसके एक दिन बाद जाते हैं चिराग पासवान, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे मीडिया वाले सामने रहते हैं, सारे आपका भी चैनल सामने रहता है वहां पे, और चिराग पासवान से आके मजदूर कहता है कि समस्या है, मजदूर आके कहता है समस्या है, पप्पू यादव ट्वीट करते हैं, बोलते हैं समस्या है, आरजेडी के नेता डॉक्टर अनिल सहनी ट्वीट करते हैं और वीडियो बना के फेसबुक पे डालते हैं कि समस्या है, बिहार विधानसभा में हंगामा होता है, सारी चीजें गलत, सब चीजें गलत। यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, हाँ, उनका आप बिहार के मजदूरों से क्यों नहीं आप लोगों ने बात किया? मेरी बात नहीं ठीक है, मेरी बात सुनिए, सही कह रहे होंगे, नहीं आप मेरी बात सुनिए, बिहार के मजदूरों का दर्द आप लोगों ने जानने का कभी प्रयास क्यों नहीं किया? ठीक है, एक सवाल का जवाब मुझे ये देश के सारे न्यूज चैनल वाले बताएं कि क्यों नहीं आप लोगों ने बिहार के मजदूरों से क्यों नहीं बात की? आपसे लंबी बातचीत होनी है और बिहार का जो माइग्रेशन का क्राइसिस है उसके ऊपर आएंगे डेफिनेटली। मेरे पास इस वाले पे जो भी आपके खिलाफ मामला रहा उस पर एक लौता क्वेश्चन ये है कि अब जब आप बीजेपी के नेता बन गए हैं और आपके पास इवेंचुअली फ्यूचर में एक अथॉरिटी होगी किसी पॉइंट ऑफ, नीतीश कुमार से कभी कोई मुलाकात हुई है वैसे? नहीं हुई। फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आप उनके सामने ये बात रखेंगे कि जो तथ्य आपको मिला वो उनकी कमेटी को क्यों नहीं मिला? देखिए, जो तथ्य मुझे नहीं, मुझे जो न्यूज चैनल अखबार ने जो चलाया, जो विधानसभा में हंगामा हुआ, जो नेताओं ने ट्वीट किया, वही तथ्य मैंने बोला, वही तथ्य मैंने बोला। नीतीश कुमार जी ने भी ट्वीट किया कि समाचार पत्रों के माध्यम से, ट्विटर पे उनका ट्वीट है कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और मैं एक कमेटी गठन कर रहा हूं और भेज रहा हूं। तो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें क्या जानकारी मिली? क्या मिली जानकारी? कि वहां पे परेशानी है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली और जेल गया मनीष कश्यप। लेकिन बहुत लोगों का उस टाइम नहीं, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है कि गरीब के मेहरारू सब कोई के भौजी, आमिर के मेहरारू सब कोई के चाची लागेली। मतलब कमजोर मनीष कश्यप था तो जेल में डाल दो, आज जो ताकतवर है उनको जो है छोड़ दो, उन पे बात मत करो। अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे एनएसए लगना चाहिए ऐसी किसी चीज पे, एनएसए तो नहीं लगना चाहिए। अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, किसी भी पत्रकार के ऊपर एनएसए नहीं, केस भी नहीं होना चाहिए। केस करने से पहले सरकार बुलाए, उसका एजेंसी बुलाए, साफ साफ पूछे कि आपने ये खबर दिखाया है, कहां से दिखाया। नीतीश कुमार से अगर कभी भविष्य में मुलाकात होती है तो उनसे बिल्कुल मैं कहूंगा, पूछेंगे आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वो क्यों नहीं मिला? जो हम लोग बिल्कुल कहूंगा कि सच्चाई अभी अधूरी है, सारी सच्चाई सामने नहीं आई और सारी सच्चाई को जानना चाहिए। और ये साजिश क्यों हुआ था मैं बता देना चाहता हूँ। आप जब 2 वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो हमारे पास है, जब कहेंगे तब मैं भेज दूंगा। एक वीडियो में जिसमें एक आदमी जो है ट्रेन में घुस के हिंदी बोलने वाले को मारता, दूसरा वीडियो एक नेता वहाँ का जो है लोकल लैंग्वेज में स्टेटमेंट देता है, हम यहाँ के लोग, बाहर के लोगों को भगाएंगे। ये 2 चीज़ें वहाँ का नेता, जैसा कि वीडियो मुझे मिला, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सच है कि झूठ है, मैं नहीं बोलूँगा। जैसे मैं बोलूँगा फिर केस हो जाएगा, फिर हम कहाँ से जवाब देंगे? ये चीज़ें, वो जो 2 वीडियो मिला, उस 2 वीडियो के लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, और जो वो 2 वीडियो जब वायरल हो रहा था उसी समय क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा गया, उसी समय क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, इधर हाँ, और पूछिए आप अपने दिल से कि बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों में समस्या होता है कि नहीं होता है? हर राज्य में होता है। काहे नहीं? उसके लिए काहे नहीं एक कमेटी बैठता है? और क्यों नहीं बिहार के मजदूरों के लिए जो है एक आयोग का गठन होता है कि अगर उनको समस्या होगा तो वो आयोग काम करेगा? क्यों नहीं होता है? सत्य बात है कि इस पे काम होना चाहिए और हम सरकार के साथ मिलकर इस पे आवाज उठाएंगे और एक मजदूरों के लिए कमेटी का गठन करेंगे। बिहार का जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, हाँ, आपके हिसाब से उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, उसके लिए तो हम बिहार के लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा। सबसे पहले हमें मौलिक जो चीजें चाहिए उस पर हम लोग बात ही नहीं करते। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 1990 से पहले बहुत मजबूत था। फिर एक वो आए जंगल राज के सरदार, जैसे 16 में वो गब्बर सिंह सरदार थे ना, वैसे ही जंगल राज के एक सरदार लालू प्रसाद यादव है जो बोले कि हम गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे। लोगों ने उन्हें मौका दे दिया, बिहार के गरीबों ने मौका दे दिया और उसके बाद से उन्होंने गरीबों का हक मारना शुरू कर दिया। और बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया में अपहरण उद्योग जो है सबसे बड़ा जो है बिहार में बन गया। वहाँ पे जो है मरवाड़ी लोगों के बच्चों का किडनैपिंग होने लगा, शिक्षकों के बच्चों का किडनैपिंग होने लगा, शिक्षकों का किडनैपिंग होने लगा। वहाँ पे आम लोगों को, जिसके पास पैसा होता था, किडनैपिंग होने लगा और लोग डर के मारे बिहार छोड़ के दूसरे जगह जाना शुरू कर दिए, माइग्रेंट होना शुरू किए। उसके बाद से जो है बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय मजबूत होना चाहिए था, ये जो अपहरण करने वाले लोग जो है सड़कों को खोद देते थे,
ताकि जो है बस वाले आए यहाँ पे रुकें और उसके बाद से उनमें से जो पैसेंजर को जो है अच्छे पैसेंजर है जो थोड़ा कपड़े लता से ठीक ठाक दिखते हैं उनको हम लोग किडनैप कर लें। हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे कोई घूम नहीं सकता था रात में, हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे जो भी घूमा उसका समझिए कि किडनैपिंग होगा ही रात में। ये स्थिति हो गई और वहीं से बिहार जो है बर्बाद होना शुरू हुआ। और उसके बाद से जो बिहार जो है भारत में टॉप 5 स्टेट में से एक होता था इकोनॉमी के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में, वो बिहार सबसे पीछे चला गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ जो है खत्म हो गया, गर्त में चला गया और बिहार बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा कारण बिहार के बर्बादी में जो है लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है। 2005 के बाद से अगर जुम्मा 2 से 3 साल बीच का छोड़ दे, जिस टाइम पे महागठबंधन की सरकार रही है, तो एनडीए ने बिहार में राज किया है। एनडीए का हिस्सा रही है बीजेपी। हाँ, तो इसका जवाब तो आप लोगों को भी देना। एकदम बिल्कुल मेरे को देना। कंप्लीट तो करना हाँ। दीजिए, क्वेश्चन तो कंप्लीट कि 2005 से लेके 2024 तक अगर बीच का 2 से 3 साल का टाइम निकाल लें तो जो एनडीए की सरकार 4 साल निकाल दीजिए, 4 साल का टाइम निकाल दे, तो जो एनडीए की सरकार रही है जिसमें बीजेपी भी रही है, उसने उस स्टेट के माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या किया? अब मैं बताता हूँ। जब 2005 में लालू प्रसाद यादव का जंगल राज खत्म हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। 2010 में फिर पूर्ण बहुमत से जीत के आए और 2010 से लेकर 2012 तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यानी 7 साल बहुत अच्छा काम हुआ। और उस दौरान बिहार का विकास जो है पूरा दुनिया देखा कि बिहार जो है अच्छे रास्ते पे चल रहा है। 2012 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी का एज अ पीएम कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने नाम रिकमेंड किया, तो उसके बाद से नीतीश कुमार जी को लगा क्या कि हम दोनों तो नरेंद्र मोदी जी से हम सीनियर हैं। उसके बाद से बिहार में सत्ता बदल गया और जीतन राम मांझी सीएम बने 2013 में, 13 महीना के लिए या 9 महीना के लिए सीएम बने वो। उसके बाद से फिर 2015 में जो है तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी जो है 2015 से 2017 तक सरकार चलाए। तो लगभग ये 13 महीना, फिर उधर 2.5 साल, मतलब 1 साल और 2.5 साल, 3.5 साल। उसके बाद से फिर 2022 से लेके 2023 के बीच में 17 महीने का सरकार, 2022 से लेके 2022 लास्ट से लेके 2024 फर्स्ट तक, मतलब कि 2024 में जो है जनवरी मंथ में जो है इन लोगों की सरकार गिरी, 17-18 महीना इन लोगों की सरकार चली, यानी 1.5 साल इधर। तो लगभग जो है 2.5 साल, 1 साल, 3.5 साल और इधर 1.5 साल, 5 साल जो है इन लोगों ने सरकार चलाया, महागठबंधन की सरकार चली। इस बीच में 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल होता है और पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट हो गया बिहार। और जब जब कोई स्टेट पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ है तब तक वहाँ का विकास डेवलपमेंट जो है हैम्पर हुआ है। जब 2005 से लेकर 2012 तक 7 साल बिहार जो है अच्छे ढंग से चला है, उस समय बिहार का डेवलपमेंट हुआ। और 2012 से लेकर 24 तक पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ और इस बीच में जो है 5-6 बार सरकारें बदली, तो डेवलपमेंट हैम्पर हुआ। तो अब जो है बिहार फिर से पॉलिटिकली स्टेबल होगा और बिहार का विकास होगा। जब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर 12 तक मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए जाने तक बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छा क्या है? मेरे को 1 मिनट कंप्लीट करने, बात चूंकि माइग्रेशन पे हो रही थी कि माइग्रेंट्स को दिक्कत होती है। आपका पूरा जो बवाल है, आपका जो अरेस्ट है, आप एनएसए लगना है, ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं कि माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम है। तो जो बीजेपी ने 2005 से, एनडीए ने, बीजेपी ने नहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू या बीजेपी के एनडीए ने 7 से 12 तक या उसके बाद पॉलिटिकली स्टेबल अनस्टेबल रहते हुए वो कौन सा काम किया जिससे माइग्रेशन रुका? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो गुंडों को जो है जेल में डाला गया। ठीक है। उसके बाद से बिहार में सड़कें नहीं थी। पटना आप पहुंच सकते थे, लेकिन पटना से आगे जो है आपको पहुंचने के लिए ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था, सड़कें थी ही नहीं। तो सड़कों का निर्माण हुआ। गुंडों को जो है, मवालियों को जो है, जितने जो है उनको जो है जेल डाला गया। इलेक्ट्रिसिटी जो है बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी बिहार में था ही नहीं। 90% पंचायतों में नहीं था, गाँवों की तो बात ही छोड़ दीजिए, 90% पंचायतों में नहीं था। शहर में जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आता था। मूलभूत हाँ, जो मेरे को नहीं, समझ तो में आ रहा है, आप ये बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्कूल ठीक कर दिया, सड़क ठीक कर दिया, बिजली आने लगी, गुंडाराज, स्कूल उतना नहीं ठीक हुआ। स्कूल और हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। जब एक गांव से दूसरे गांव के जाने के बीच में जो है रास्ता नहीं है, तो उस रास्ते के बगल में जो है दुकान नहीं खुल सकता है, शोरूम नहीं खुल सकता है, शॉपिंग मॉल नहीं खुल सकता है, वहां पे कुछ हो नहीं सकता है। इन्होंने रास्ता बनवाया, रोड बनवाया, और रोड बनवाने के बाद जो है बहुत सारी दुकानें खुलनी शुरू हुई, तो माइग्रेशन रुका।
2005 से लेकर 2012 के बीच में धीरे धीरे पलायन रुकना शुरू हो गया, लेकिन 2012 के बाद से फिर पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट हो गया तो पलायन बढ़ गया। तो पलायन उस बीच में रुका था, ये बात सत्य है। और फिर अगर हम लोगों को मौका मिले, पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट हो गए बिहार, और अगले 10 साल तक हम लोग स्टेबल रहें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 75% पलायन हम लोग रोक देंगे और लोग जो है बाहर से जो है फिर बिहार आना शुरू कर देंगे। नहीं, लेकिन मनीष मेरे को बस वापस से वहीं पे कि जैसे आप दुकान खुलने से, सड़क बनने से, बेसिक व्यवस्था बदल जाने से, बिजली आने लगने से, या स्कूल या अस्पताल आप कह रहे नहीं ही ठीक हुआ, फर्स्ट टेन्योर में बोलते नीतीश कुमार ने स्कूल भी ठीक करने पे काम किया कि टीचर्स हायर किए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ड्रेस देना शुरू किया, लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया। जो एक लार्जर चीज़ है कि सूरत जाके आदमी मजदूरी कर रहा है ना, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, दिल्ली आके किसी के यहाँ काम कर रहा है ना, किसी की फैक्ट्री में काम, पंजाब में जाके खेत में काम, पंजाब में जाके खेत में काम कर रहा है। वही सवाल वहीं पे कि ऐसा कोई सा स्टेप लिया गया एनडीए की सरकार रहते हुए 2005 से? उस समय लिया गया, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा तो बताइए ना, उसको हाईलाइट है कि सड़क ठीक होने से कैसे माइग्रेशन रुक जाएगा? सड़क ठीक होने से कैसे माइग्रेशन नहीं रुकेगा? सड़क ठीक होने से उसके बगल में अगर दुकानें खुलेगी तो दुकान आखिर कौन चलाएगा? कितना दुकान खोल? अच्छा, ये कितना दुकान? अच्छा, सड़क बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी। काम कौन करेगा? मजदूर करेंगे। तो माइग्रेशन रुका कि नहीं रुका? अच्छा, ये जब आप पावर प्लांट बना रहे हैं वहां पे, कितना पावर प्लांट? जब आप सब स्टेशन लगा रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन लगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग बहुत तीखी रही है। सुनिए, जब वायरमैन का हायरिंग कर रहे हैं, जब ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर गांवों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें आदमी की जरूरत है। 2005 से 2012 के बीच में पलायन रुका था, उस हिसाब से नहीं रुका था, मैं मानता हूं उस हिसाब से नहीं रुका था, लेकिन रुका था पलायन। लेकिन 2012 के बाद से फिर पलायन बढ़ गया। ठीक है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वाली, चलिए एक बार बात आपकी मान लेते हैं कि स्टेट इतने बुरे हाल में था कि बेसिक ही ठीक करने में टाइम निकला और उसके बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं, लेकिन देखिए आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आप इसमें सवाल कुछ और लिखे थे, आप पूछे कुछ और है। तो आप सब नहीं देख लिए, तो अब आप जब देख लिए तो सवाल और ट्रैक आप बिल्कुल इस पे चला गया ना, आप माइग्रेशन को सबसे बड़ा पिक्चर बना दिए, तो वहां पे नहीं, तो ये तो गलत बात है ना, मतलब तो आप गुमराह कर दिए हमको। रुकिए, तो इसको किनारे कर देते हैं ना, अब मतलब वन टू मैन बात करते हटाई ना, क्या चीटिंग करना लिखे उस सवाल। प्रशांत किशोर को देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रशांत किशोर का एक वायरल है रील, उस रील में उनका सवाल ये है कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार होंगे, केंद्र और राज्य दोनों का जो कॉन्करेंट लिस्ट भी है, बड़ा सारा ऐसा मामला है जो केंद्र के पास डायरेक्ट है, बड़ा सारा मामला राज्य के पास है, कुछ मामलों में दोनों का कॉन्करेंट मामला है कि राज्य भी करेगा केंद्र भी करेगा। प्रशांत किशोर का क्वेश्चन ये है कि 10 साल में क्या बिहार के विकास को लेके मोदी जी एक मीटिंग की है पिछले सुन तो लीजिए कि किसी भी वोटर का ये सवाल हो सकता है, प्रशांत किशोर वाला ही, कि जैसे आप बिहार में बोल रहे हैं 40, देखिए ये सवाल जो है मैंने उठाया, मेरे को क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लेंगे। पिछली बार एनडीए को 2019 में 40 में से 39 सीट मिला है वहां पे। पिछले 2 बार से बीजेपी की किट्टी में जितना नंबर आ रहा है, यूपी के अलावा बिहार सबसे ज्यादा सीट देने वाले स्टेट्स में से एक बड़ा स्टेट रहा है। वहां पे किसी का एक सवाल हो सकता है, प्रशांत किशोर का जैसे सवाल है कि 10 साल में प्रधानमंत्री की कोई एक मीटिंग हुई है कि जिस स्टेट से मास माइग्रेशन होता है, जैसे यूपी में बिजनेस समिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, गुजरात में बड़ा बड़ा प्लांट फैक्ट्री लग रहा है, बड़ा बड़ा स्टेडियम बन रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उस स्टेट को लेकर केंद्र की तरफ से पिछले 10 साल में एक ऐसी पहल आपके नजर में हुई है कि स्टेट को बदलने के लिए कोई स्टेप उठाया गया है? और देखिए मैं तो खुल के बोलूंगा कि माइग्रेशन पे काम हम लोगों ने नहीं किया। माइग्रेशन पे अगर हम लोग काम किए होते तो माइग्रेशन रुकी होती। और अगर 2014 में वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार थी, जीतन राम मांझी वहाँ पे सीएम थे और बीजेपी के विरोध में थे नीतीश कुमार जी। 2017 हाफ टर्म तक वहाँ पे विरोध में थे। 2017 हाफ टर्म से लेके 2020 तक जो है 2.5 साल जो है बीजेपी रही। बीजेपी फिर काम करना चाही तब तक जो है, उसके बाद से जो है फिर आगे जो है चुनाव हुआ और चुनाव के बाद से कुछ दिन बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी रहे और फिर जो है महागठबंधन में नीतीश कुमार जी चलेगा। तो ये सारा चीज़ें होने के कारण जो है ना, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बिहार में जो है विकास पे कुछ चर्चा नहीं हो पाया, विकास पे कुछ बात नहीं बन पाई, क्योंकि अल्टीमेट आपके स्टेट का सीएम जाके जो है जब पीएम से कहता है कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट पे आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए, विकास पे हम बात करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ के उस समय जो सीएम थे वो जो है इस सब चीज़ों पे जाके वहाँ पे मोदी जी के पास चर्चा नहीं की, इसलिए शायद से चर्चा नहीं हुआ होगा, शायद से जो मेरी जानकारी है।
अगर वो जाके चर्चा किए होते, जब नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के विकास पे बात कर सकते हैं, नागालैंड के विकास पे बात कर सकते हैं, सिक्किम के विकास पे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है तमिलनाडु में, वहाँ पे अगर बाढ़ आता है तो उसको स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, केरला के लिए बात हो सकती है, गुजरात के लिए बात हो सकता है, तो बिहार के लिए क्यों नहीं? क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट था, इसलिए जो है बिहार के लिए डेवलपमेंट पे बात नहीं हुआ। लेकिन अगला जो 5 साल होगा 2024 से लेकर 2029 के बीच में सबसे ज़्यादा बिहार के विकास पे बात होगा और सबसे ज़्यादा बिहार के विकास के लिए काम होगा। जब 2029 में हम लोग जो है यहीं पे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तब आप खुद गिनाएंगे कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये काम हुआ और मुझे खुशी मिलेगा। इससे आगे बढ़ेंगे, बस एक क्लैरिटी आ जाए व्यूअर को कि अगर कोई ये समझ रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर जो बिहार में 2005 से चीफ मिनिस्टर है, बीच के थोड़े से अंतराल को मांझी जी वाले छोड़ दे तो उसने विकास की कभी बात नहीं की प्रधानमंत्री से, 10 साल में वो कंप्लीट करने दीजिएगा कि 10 साल से प्रधानमंत्री जी केंद्र में हैं, बावजूद उसके उसी चीफ मिनिस्टर के साथ, उसी नेता के साथ बिहार में अलायंस बना है जनरल इलेक्शन में। अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो बिहार में काम होता है, और जब बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तो बिहार में जो है वो काम नहीं होता है, और बिहार में जो है गोलियां चलती है, पार्किंग विवाद में 100 राउंड फायरिंग होता है, बालू माफिया जो है फायरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे तो क्या क्या हुआ? ये 2017 5 बड़ा काम बताना, 2017 सुनिए 2017 के बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या हुआ। इथेनॉल फैक्ट्री लगा, ठीक है, कम से कम कितने लोगों को रोजगार 7 से 8 इथेनॉल फैक्ट्री लगा, जिसमें अगर एक इथेनॉल फैक्ट्री से प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 2,500 से 3,000 लोगों को, और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 15 से 20,000 लोगों को एक इथेनॉल फैक्ट्री से रोजगार मिलता है। डायरेक्ट रूप से यानी उसमें काम करने वाले, अप्रत्यक्ष रूप से यानी आसपास का एरिया डेवलप हुआ, उस पर डिपेंडेंट हुआ। इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, 6 से 7 इथेनॉल की फैक्ट्री लगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। उसके बाद से जो है सड़कें चौड़ी हुई, 4 लेन रोड बना, जैसे जो है बक्सर से हम लोगों को पटना से दिल्ली जाने में बहुत तकलीफ होता था, लेकिन पटना से कोइलवर जाम में जो है लोग फंस जाता था घंटों। उसके बाद से हाजीपुर से, पटना से गांधी सेतु होते हुए हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर जाने में समस्याएं होती थी, वो 4 लेन रोड बन गया। आज बिहार में अनेकों जिला में जो है 4 लेन रोड बन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद नहीं बनता। लेकिन जैसे आप लोग ऐसा कोई काम जैसे रविशंकर प्रसाद जी का कहना था कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उनका आईटी पार्क अटका हुआ है, या जो दरभंगा का एम्स अटका हुआ है। देखिए, पटना में एम्स बना, अच्छा, दरभंगा में एम्स जो है बाउंड्री है, बस जो मेरी जानकारी सबसे लेटेस्ट, आप तो रिपोर्टर नहीं, दरभंगा में एम्स के लिए सब कुछ अलॉट हो गया। बिहार सरकार उस समय तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जमीनें नहीं दिए, जमीन दिए तो जहां पे जो है वो 20 फीट पानी लग। मीडिया में कम से कम आप तो ही मत कह रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं, 5 बड़ा काम गिनवा दीजिए ऐसा। पटना में एम्स बना, जैसे मान लीजिए इकाना स्टेडियम है, सुनिए, पटना में एम्स बना, ये बड़ा काम नहीं है, ठीक है। बीटा में एयरपोर्ट अलॉट हुआ, ये बड़ा काम नहीं है। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, वहां पे फ्लाइट लैंड कर रहा है, ये बड़ा काम नहीं है। पटना का एयरपोर्ट कैसा लगता है आपको? पटना का एयरपोर्ट लखनऊ के या गुजरात के या बॉम्बे या दिल्ली के एयरपोर्ट के कंपैरिजन, पटना के एयरपोर्ट में दिक्कत है। रेलवे स्टेशन से बढ़िया है, रेलवे स्टेशन से खराब है, बस स्टैंड से भी खराब है, बस स्टैंड से खराब है। लेकिन मान लीजिए वहां से नहीं, लेकिन लेट मी क्लियर, ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने 20 वीडियो बनाया वहां पे, देखिए, हाँ, मैंने खुद 20 वीडियो बनाया। अब पटना में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट सेंटर के अंदर टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, अब बन रहा है। और आपको जो मैक्सिमम चीज फ्यूचर टेंस में बात नहीं, आपको जो है 2024 लास्ट तक वो पटना का एयरपोर्ट बना हुआ आपको दिखाई देगा, टर्मिनल बिल्डिंग बना हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये सारी चीजें, बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जब पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाता है तो उतना बड़ा काम नहीं हो पाता। जैसे राजगीर में स्टेडियम बनने वाला था, वो पहले ही बन के तैयार हो जाता, बीच बीच में सरकारें बदली और उसका जो है दिक्कत हो गया, वो नहीं बन पाया, नहीं तो अभी तक राजगीर में जो है स्टेडियम बन के तैयार हो गया रहता। अब जैसे रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए जमीन वमीन सब कुछ अलॉट हो गया, सब कुछ A to Z अलॉट हो गया। अब रक्सौल में जो है आप 2 साल के अंदर अंदर वहां पे फ्लाइट लैंड करेगा, 2 साल के अंदर अंदर फ्लाइट लैंड करेगा। अब ऐसे नेता नहीं, ऐसे बिहारी माइग्रेशन कैसे रुकेगा? माइग्रेशन ऐसे नेता नहीं, ऐसा बीजेपी का मनीष कश्यप नहीं, वो मनीष कश्यप जो सड़क के ऊपर लोगों का कपड़ा फाड़ देता था, ठीक है, मैं बताना। माइग्रेशन ऑनेस्टली कैसे रुकेगा? माइग्रेशन रोकने के लिए ईमानदारी से क्या करना पड़ेगा? माइग्रेशन रोकने के लिए सबसे पहले बाढ़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एक साइड बिहार का सूखा है, दक्षिण बिहार, जहां पे खेती नहीं हो पाता है, तो जिसके पास खेत है वो भी बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरा उत्तर बिहार, जहां पे लोग खेती करते हैं, बाढ़ आता है, पूरा
खेती को तहस नहस कर देता है, इस वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो पहले बाढ़ पे काम करना पड़ेगा और उत्तर बिहार में नदियों को नदियों से कनेक्ट करके उनके जो एक्सेस वाटर है ना उसको जो है दक्षिण बिहार में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उत्तर बिहार का खेत बच जाएगा और दक्षिण बिहार में पानी की कमी है, वहाँ पे पानी पहुँच जाएगा। अब जब बाढ़ पे काम होगा तो नदियों के बगल में जो है डैम बनेगा या नदियों के बगल में जो है बांध बनाया जाएगा दोनों साइड जो है, और बांध बना के जो है सड़कें बनाई जाएगी। तो नदी के बगल वाला जब जमीन जो है आप जो जब जाएंगे वहाँ पे तो 10,000 से 20,000 रुपया कट्ठा मिल जाता है ज़मीन। अगर लेकिन नदी के बगल में अगर डैम या बांध बना दिया जाए दोनों और रोड बना दिया जाए तो उस ज़मीन का कीमत 10,000 रुपया कट्ठा से बढ़ के जो है 10 लाख रुपया कट्ठा हो जाएगा। और वहाँ पे जो है वो आदमी खेती भी कर सकता है, वहाँ पे कुछ प्लांट भी डाल सकता है, फैक्ट्री भी डाल सकता है, कंपनी कुछ भी डाल सकता है। एक बाढ़ एक समस्या बाढ़ है। सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ एक समस्या नहीं है, बाढ़ बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है जो बिहार के पूरे भविष्य को बदल सकता है। आपको लगता है उद्योग आ सकता है हम लोग यहाँ? एकदम बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखिए Industrialization? जहां पे वर्कर हैं और सस्ता वर्कर है, देखिए हम बिहार के लोग बाहर जाके 15,000 रुपये में काम करते हैं। अगर बिहार में 12,000 रुपये का नौकरी मिलेगा तो बिहार के लोग काम करेंगे। तो बिहार में अगर जैसे फूड पार्क बना दिया जाए, फूड पार्क की सख्त ज़रूरत है बिहार में, जैसे आटा, गेहूं, चावल ये सब चीज़ें जो है उसको जो है पैकिंग सेंटर या अगर यहाँ पे बना दिया जाए तो ये हो सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब IT पार्क अगर बिहार में बना दिया जाए तो हो सकता है। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है बड़ा बड़ा प्लांट जो है फॉक्सकॉन ने डाला है, बेंगलुरु में डाला है, टाटा भी अब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग जो है कर्नाटका में कर रहा है और तमिलनाडु में कर रहा है। जैसे मारुति और हुंडई जो है, मारुति हरियाणा में, हुंडई जो है तमिलनाडु में, अनेकों फैक्ट्री डाला है। अगर उनमें से कुछ फैक्ट्रियां जो है बिहार में आ जाएगी और काम होना शुरू हो जाएगा, बिहार में उन फैक्ट्रियों में काम होना शुरू हो जाएगा तो पलायन रुक सकता है। लेकिन सरकार को इस पे जो है दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए और इसके लिए जो है जमीन अलॉट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस पे मेरा कि 2005 से 2024 तक नीतीश कुमार और कंटिन्यूड और 2014 से 24 तक मोदी जी, बाढ़ रुकने से लेके फूड पार्क लगने से लेके ऐसे फॉक्सकॉन टाइप किसी बड़ी इंडस्ट्री का प्लांट लगने से लेके IT पार्क लगने तक, जो आप बता रहे थे आपके यूट्यूबर मनीष कश्यप वाली अंडरस्टैंडिंग से, इन पे एक कदम भी हम लोग आगे बढ़े ऐसे स्टेट? उसके पीछे यही मैंने बार बार बोला कि अनस्टेबिलिटी, हाँ अनस्टेबिलिटी हो गया कि 2005 से 2024 तक नीतीश कुमार, बीच का इंटरप्शन मांझी जी का छोड़ दिया तो चीफ मिनिस्टर रहे, बीच में इसके एक ही आदमी स्टेट को रन कर रहा है चाहे जिस भी तरीके से, और पिछले 10 साल से मोदी देश रन कर रहे हैं। जो आप 5 बड़ी चीज बता रहे हैं, बाढ़ हो गया, फूड पार्क हो गया, केंद्र सरकार की गलती नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। तो उस स्टेट में बीजेपी भी रही अलायंस में। देखिए तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? जब बीजेपी नहीं जब बीजेपी आई, इथेनॉल प्लांट लगाया बीजेपी जब आया तो शाहनवाज हुसैन जो है उद्योग मंत्री, ब्लेम गेम से आगे बढ़े, जब इथेनॉल प्लांट लगाया, IIT बिहार में खोला बीजेपी ने। बीजेपी को अपने बुत्ते बहुमत मिल जाए स्टेट में तो मूव करने लग जाएगा बिहार। बीजेपी अपने बुत्ते अगर अकेले लड़ जाएगी तो अपने बुत्ते जो है 150 सीट से ज्यादा जीत के जो है सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत से। ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ठीक है, एकदम 100% जो है वो काम होगा। आप बताइए IIT बना 150 सीट आप कह रहे हैं मिल जाएगा, हाँ अपने दम पे, अपने दम पे जिस दिन 150 मिल जाएगा तो बिहार का डेवलपमेंट होने लगेगा। और अगर नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना रही है, अगली बार जो है चुनाव लड़ रही है तो कम से कम 200 प्लस जो है हम लोग जाने वाले हैं कम से कम। लेकिन हाँ, लेकिन रहेंगे नीतीश कुमार के साथ नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनना चाहिए। क्यों नहीं बन पाता? बनेगा, इस बार बनेगा। जैसे क्या बदल जाएगा कि बनेगा? एकदम बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब मतलब कि वो खुद ही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा 2025 में 100% बनेगा, और बिहार का जो है विकास कार्य जो रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। किसी थर्ड पार्टी को जब वो बिहार का पॉलिटिक्स देखता है तो बीजेपी में एक बड़ी क्राइसिस ये नज़र आती है कि जब आप RJD को देखते हैं, आप इफ बट परिवारवाद और ऐसी तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चेहरा दिखाई देता है तेजस्वी यादव का। सिमिलरली जब आप JDU की बात करते हैं तो आपको नीतीश कुमार इसी वजह से चीफ मिनिस्टर रहे कि उनके अपने चेहरे की अपील है और बीजेपी को उनको आगे करना पड़ा ज़्यादा सीटें जीत के भी। बिहार में आज के डेट में अगर एक वोटर, जैसे नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगे जाते हैं और पढ़ते भी हैं, जो आप लोगों का 7-8 करोड़ का कोर वोट है उसके ऊपर जो मिलता है वो PM के नाम पे मिलता है। बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन है? देखिए बिहार में बीजेपी का चेहरा अनेकों लोग हैं, और बीजेपी का चेहरा बनने की जरूरत नहीं है। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जहाँ पे जिसको भी दायित्व मिल जाता है वो संगठन का वो कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक वो दायित्व का निर्वाह करता है। देखिए MP में जो है मोहन यादव, जिनका नाम का चर्चा भी नहीं हो सकता था जब चुनाव नहीं हुआ था, जब तक चुनाव नहीं हुआ था, जब तक CM कैंडिडेट नहीं हुए थे।
आप राजस्थान की स्थिति देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल देख लीजिए, 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का सीएम बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनको तो एयरलिफ्ट करके जो है गुजरात भेज दिया गया, ये तो बाहर जो है काम कर रहे थे, इनको भेज दिया गया। और लेकिन वो कितना कमाल का काम किए आपने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है, शीर्ष नेतृत्व जानता है कि किसको कब किस प्रकार का दायित्व देना है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता एक बिहार का एक चेहरा है, और बस शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और वो जाके वो। आप जो उदाहरण दे रहे हैं, आपने एमपी की बात की, राजस्थान की बात की, गुजरात की बात की, तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां पे बीजेपी को अपने बूते बहुमत मिला है। बिहार वो स्टेट है जहां आज तक आप लोगों को अपने बूते बहुमत नहीं मिला। तो या तो आपके पास कोई ऐसा गणित हो जिसमें आपको लग रहा हो कि 25 में इस मैथ से, इस कैलकुलेशन से, इस फैक्टर से आपको अपने बूते बहुमत मिलने जा रहा है। एक क्या बदल गया बीजेपी के लिए बिहार में जिसकी वजह से अपने बूते पार्टी को बहुमत मिल जाएगा? एकदम बीजेपी के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे आप जो है 2024 से लेके 2025 जो 18 महीना का कार्यकाल देखेंगे, 2025 में नवंबर में बिहार में चुनाव है। ये 18 महीना के अंदर जो है बिहार के लिए बहुत कुछ होने वाला है। जैसे बाढ़ पे काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, ऑन रिकॉर्ड। अब आप वो रह नहीं गए, आप अपना रिपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन पे काम होगा। और जब ये सारी चीजें जो है बिहार के लोग देखेंगे। आप रिपोर्टर नहीं रह गए, अब रिकॉर्ड पे नेता बन के बोल रहे। आप ही का पुराना वीडियो 2 विंडो में लोग लगा देगा कि पहले आप उसी सड़क की चमड़ी उधरते थे कि देखिए नेताजी ये कहे थे और हुआ ये है, देखिए तो हम लोग 2 विंडो में चला देंगे कि देखिए मनीष कश्यप जो पत्रकार थे। कम से कम 18 महीने का समय तो दीजिए ना। आप लोगों के पास 2005 से 2024 तक का चीफ मिनिस्टरशिप रहा है। अगर तेजस्वी और ये मांझी जी का अभी आया हूँ, 2 दिन पहले आया हूँ, 3 दिन पहले आया हूँ, तो आपको तो तोल मोल के बोलना चाहिए ना। आप तो बोल रहे कि बिहार बदल जाएगा, एकदम बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? बदलते नहीं। अच्छा, 2001 में जब भूकंप आया था गुजरात में, पूरा दुनिया ने कवरेज किया कच्छ और भुज का भूकंप, और पूरा दुनिया में बहुत सारे अखबारों ने चलाया कि गुजरात 100 साल पीछे चला गया। हाँ। बहुत सारे न्यूज चैनलों पे चला गुजरात 100 साल पीछे चला कमेंडेबल गया। काम था। गुजरात जो है अब अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा अगले 100 साल तक, ये सारा चीज चला। प्रधानमंत्री की सराहना की जाती है उसके लिए। नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया वहां पे, और 2002 से उन्होंने काम शुरू किया, और 2010 यानी 8 साल के अंदर अंदर गुजरात जो है भारत का नंबर 1 स्टेट हो गया। और 2010 के बाद गुजरात मॉडल पे चर्चा होने लगा कि गुजरात मॉडल चर्चा होने लगा। यहीं पे बहुत आज इस देश में जो है 2 मॉडल का जबरदस्त तरीके से चर्चा होता है। एक गुजरात मॉडल कि कैसे जो है उस जगह से गुजरात खड़ा होकर जो है नंबर 1 स्टेट बना। दूसरा यूपी मॉडल, जहां पे माफिया का जो है राज हुआ करता था, और कैसे योगी जी ने बुलडोजर से उन माफियाओं का जो है सारा सपना ध्वस्त कर दिया, सारा मनोबल ध्वस्त कर दिया, और यूपी को जो है यहाँ पे ला दिया। तो अगर गुजरात मॉडल बिहार अपनाता है, अगर यूपी मॉडल बिहार अपनाता है, बिहार को दोनों मॉडल की जरूरत है। एक तो बिहार को जो लूट के खा रहे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं, शराब माफिया है, बालू माफिया है, गुंडे हैं, उनको जो है जेलों के अंदर डालना है। और दूसरा डेवलपमेंट के लिए गुजरात मॉडल अपनाना है। अगर ये दोनों मॉडल अपना लिया जाए तो 2030 में, यानी आज से 6 साल बाद जब हम लोग बैठेंगे, तो आप भी कहेंगे कि बिहार का जितने लोगों ने निंदा किया और बिहार की सच्चाई बताई, और लोगों ने कहा कि बिहार 40 साल पीछे है, मैं भी कहा हूं कि बिहार वर्तमान समय में 40 साल पीछे है, उस समय बिहार जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट के तुलना में खड़ा रहेगा, और बिहार भारत का टॉप 5 स्टेट में से एक रहेगा। यहीं पे एक बहुत प्यारे सवाल की ओपनिंग ये है कि जो कच्छ और भुज में भूकंप आया, उसके बाद जितना अच्छा काम हुआ, जब कोविड के बाद मास माइग्रेशन शुरू हुआ, तो आपके जैसे यूट्यूबर्स खाने का पैकेट और ट्विटर के थ्रू और तमाम सोशल मीडिया के थ्रू मदद पहुंचा रहे थे। उस वाले टाइम पे कोई सी भी पार्टी हो, अक्रॉस पार्टी, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, एक आधे पप्पू यादव जैसे नेताओं को छोड़ दीजिए, तो कहाँ गायब हो गए थे? वो तो दौर, मतलब उतने बड़े त्रासदी, उतने बड़े भूकंप में और कोविड में क्या डिफरेंस था? उस दौर में बस इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो शायद जो है भारत जो है सच में उस दौर में जो है 50 साल पीछे चला जाता। जितना दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने काम किया, जितना अच्छे अच्छे निर्णय लिए। बिहार में बीजेपी कौन से नेता? देखिए मैं लेट मी क्लियर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन केंद्र के स्तर पे बहुत अच्छा काम हुआ होगा। जमीन पे मेरे को आप बिहार से 5 नेता बता दीजिए, लेकिन बिहार में ग्राउंड पे काम, बिहार में गलत हो गया। लोग पैदल हजार किलोमीटर, बिहार में ग्राउंड पे कोई दिखा नहीं।
ये बात सत्य है। मेरे जैसे लोग दिखे, आम आदमी दिखे, पप्पू यादव दिखे, सोनू सूद ने मदद किया, ये बात सत्य है। बिहार में नहीं दिखा। देखिए, अगर कैमरा के सामने मैं अगर झूठ बोल दूं तो मेरा स्वाभिमान बुरा मान जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए काम किया। और स्पेशल बिहार, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, ट्रेनें नहीं चालू थी, मैंने एक वीडियो बनाया। गुजरात में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, तमिलनाडु में फंसे हुए थे, कर्नाटका में फंसे हुए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो बना के मैंने ट्विटर पे डाला और टैग किया, रेलवे मंत्रालय से टैग किया। 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर के अंदर अंदर 50 नए ट्रेनों को चालू किया गया कि बिहार के मजदूरों को जो है सुरक्षित बिहार पहुंचाया जाए। हालांकि उनके साथ जो है बिहार में जो है बिहार के नेता कि मतलब कि अब क्या बोला जाए, एक क्रॉस पार्टी, हाँ सारी पार्टियां जो बिहार में जो उस समय वर्तमान समय में नेता थे, वो लोग जो है उन लोगों का मदद उस प्रकार से नहीं की। इसलिए मजदूरों का जो है थोड़ा सा जो है मोह भंग हर किसी से हुआ। मेरे को वापस से एक वो पिछला क्वेश्चन रहेगा, उस अगर आप जवाब दे पाएं कि ठीक है, अगर अपने बूते जब तक बिहार में आप लोगों को बहुमत नहीं मिलता तब तक स्थिति यही है कि आप लोगों को एक फेस का क्राइसिस है। नहीं फेस आप लोग, मेरे को कंप्लीट तो करने दीजिए। आप लोगों के पास कोई नीतीश कुमार या कोई तेजस्वी यादव नहीं है। अरे हमारे पास जिंदगी में कभी भी तेजस्वी यादव जैसा 9वीं फेल जो है चेहरा बनेगा ही नहीं। और 9वां फेल तेजस्वी यादव जैसा चेहरा जो है वो जंगल राज के सरदार लालू प्रसाद यादव जो है अपनी ही पार्टी में बना सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी है वो टैलेंटेड लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, और उनको जब केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा कि आप लीड कीजिए, वो लोग लीड करके दिखा देंगे कि हाँ बिहार का कैसे विकास किया जाता है। ठीक है, एक क्राइसिस जो मैं बीजेपी में देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए जब आप लोग सेंट्रल, और मुझे नहीं दिखाई देता, आप वहीं पे अटके हुए उसी समय से, मुझे ये क्राइसिस नहीं दिखाई देता है। आप लोग ऐड निकाले, पूछ रहे हैं दूल्हा कौन है, हाँ। इंडिया अलायंस का दूल्हा आप लोग पूछ रहे हैं। हाँ। हो सकता है बिहार में आपसे किसी को पूछने का मन हो कि बिहार में आपका दूल्हा, आप ही का सवाल है ना। देखिए चुनाव जब आएगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय आपको दूल्हा भी देखने को मिलेगा, उस समय दुल्हन भी देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है सहबोलिया भी देखने को मिलेगा, हर चीज देखने को मिलेगा। ये पार्टी का टॉप लीडर डिसाइड करेंगे। हम तो अभी अरे 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं भैया, रिपोर्टर है। अरे ठीक है, 4 दिन तो हो जाने दीजिए हमको। अरे एक बच्चा भी पैदा होने में 9 महीना समय लगता है, हमको कम से कम 9 महीना समय तो दीजिए, हमको समझने तो दीजिए। एक क्वेश्चन ये है कि राजनीति में एजुकेशन, जैसे बाबा साहेब जो अंबेडकर बना के गए संविधान, उन लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा कि समाज का एक तबका, एक वर्ग, उसको एजुकेशन से दूर रखा गया, वो एजुकेशनली डिग्री के आसपास, कॉलेज और स्कूल के आसपास नहीं जा पाया। तो अगर हम ऐसा नियम बना देंगे कि सबके पास डिग्री होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो जो बहुत सारे ऐसे नेताएं हैं जो अपने समाज को बगैर पढ़े लिखे के सामाजिक अनुभव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कभी नहीं आ पाएंगे विधानसभा या संसद में। आपकी इससे सहमति है या आप इससे डिसएग्री करते हैं? उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया वो सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से सही किया, अच्छा किया। उनका निर्णय अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो एकदम सही था। आज के समय में नेताओं को कुछ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो ये 9वां फेल जैसे आदमी लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, पथ परिवहन अपने पास रख लेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास रख लेगा, और भी मंत्रालय रख लेगा, और सिर्फ खाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि रोड का जो है बेंचमार्क लेवल क्या होता है, उसमें जो है स्लोप कितना दिया जाता है, टर्निंग पे कितने डिग्री पे रोड जो है घुमाया जा सकता है, स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए रोड का। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में चला गया तो ये वैक्सीन में कॉम्पोजिशन क्या है, किस प्रकार का ये दवा है, जेनरिक क्या है, और भी दवा क्या है, उसमें फर्क क्या है। तो आज के समय में इस देश का हर एक जाति का लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और कम से कम ग्रेजुएट आदमी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ये हर तबके के लोग चाहते हैं, और कमेंट में लोग बता सकते हैं। तो आपका मानना है कि जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ उनको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए? वर्तमान समय में कानून बदला जाना चाहिए एकदम। जब संविधान में इस चीज़ की परिकल्पना की गई थी कि जो एजुकेशन है वो एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए, अशिक्षित आदमी भी चुनाव लड़ सकता है क्योंकि सामाजिक अनुभव होता है, तो तब ये माना गया था कि जो SC है, ST है, OBC है, उस समाज के लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया।
आपको लगता है कि जब से संविधान बना है तब से लेके जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके ये जो समाज रहा है ST OBC का वो वहाँ पे पहुँच गया है कि अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर देने की ज़रूरत है? हाँ देखिए, आपका इस पे क्या मानना है? नहीं, SC ST OBC, हाँ यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे हैं अब एकदम, इतना पढ़ लिख गए हैं कि क्वालिफिकेशन मैंडेटरी। हाँ, बच्चे पढ़े लिखे हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, कंपनियों में जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में जो है अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। और अब वो लोग भी चाहते हैं कि उनका जो प्रतिनिधि जो आए वो पढ़ा लिखा है, वो लोग भी चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लोगों से पूछ सकते हैं कि अब जो है इस देश का कौन कौन सा आदमी चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कौन कौन सा आदमी चाहता है कि भारत में जो है कंपलसरी कर देना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन नेताओं के लिए, कम से कम। ठीक है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि एजुकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। एक सवाल और मेरा ये कि कास्ट सेंसस, अब जब कास्ट की ही बात हो रही थी, इसकी पूरी परिकल्पना जो पूरा है कि एजुकेशन नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, इसको सोचा इस वजह से गया था कि एक समाज है जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। अब कास्ट सेंसस है, आप कह रहे हैं कि जाति जो है, उन जाति के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह बढ़ा है। आप ही के जो पार्टनर है बिहार में नीतीश कुमार, वो कास्ट सेंसस को इंट्रोड्यूस किए, तेजस्वी को उसका समर्थन था, बीजेपी को भी उसका समर्थन था। तो जब आप कह रहे हैं कि जाति को लेके स्थिति बदली है, बड़े बड़े पदों पे हैं और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अच्छा कर रहे हैं और चाहते पढ़े लिखे नेता हों, तब कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्या है आपके हिसाब से? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको बिहार में? देखिए, मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन अगर आप पूछेंगे, तो मैं जातीय जनगणना नहीं कराना चाहता। पार्टी के स्टैंड से अलग है आपका स्टैंड? नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आपका आर्थिक जनगणना हो कि कौन से गांव के लोग जो है, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, ये आर्थिक जनगणना हो। और ये जब आर्थिक जनगणना, आखिर अंग्रेजों ने जातीय जनगणना किया, अंग्रेजों ने किया, उसके बाद से अंग्रेज चले गए और इंग्लैंड में कभी उन्होंने जातीय जनगणना नहीं किया, भारत में किया। तो जातीय वहाँ पे तो रेसिज्म है ना, वहाँ पे कास्ट है नहीं एज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी कास्ट जो है वो, मतलब कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ही कास्ट है, एक गरीब है और एक अमीर है, बस इतना ही जानता हूँ। और गरीबों के लिए काम होना चाहिए और जो है आर्थिक जनगणना होना चाहिए कि कितने लोग जो है वो बिहार में गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। अगर वो जनगणना होगा तो वहाँ पे अच्छे ढंग से काम होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब और लोगों का क्या ओपिनियन है, पार्टी का क्या ओपिनियन है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपका जो ओपिनियन उससे एक बहुत बड़ा तबका इत्तेफाक रखता है। बट फिर जो अम्बेडकराइट स्कूल के लोग हैं, उनका एक आर्गुमेंट ये आ जाता है कि जो लोग आर्थिक रूप से समाज में विषमता देखते हैं, क्या उनको लगता है कि जो जाति आधारित विषमता है वो खत्म हो गई? मतलब इंटरकास्ट मैरिज से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी तो क्यों तकलीफ? इंटर डाइनिंग से नहीं है, बिहार में एकदम कूल हो गया मामला कि नहीं लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, कोई दलित जो है वो अपर कास्ट से अगर शादी करे तो समाज को कोई तकलीफ नहीं, छुआछूत खत्म हो गई। में बैठ के, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के हम लोग ये सब चीजें चला सकते हैं कि इंटरकास्ट नहीं हो रहा है, इंटर डाइनिंग नहीं हो रहा है। अरे हम लोग एक टेबल पे बैठ के सभी लोग एक साथ खाते हैं, शादी ब्याह में खाते हैं, ये चीजें तो कोई दिखाता नहीं है, इस पे तो कोई बात नहीं करता है। अब जो है वो बिहार में वो वाला सोच जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम लोग एक टेबल पे सब लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। और अब इंटरकास्ट मैरिज भी बिहार में खूब हो रहा है, बिहार ही में नहीं पूरा देश में हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे देखिए, ब्रेकिंग न्यूज और TRP के लिए कैसे जो है हम मीडिया वाले ही कभी कभी जो है भारत के किसी पर्टिकुलर जगह को बदनाम कर देते हैं। कुछ जगहों पे कहीं दो कास्ट के बीच में झगड़ा होता है, झगड़ा का रीजन कुछ और होता है, जमीनी विवाद होता है या कुछ और होता है या कुछ और चीज़ होता है, सड़क होता है या कुछ और चीज़ होता है। उस झगड़ा को जो है हम लोग जाके जो है वहाँ पे जाके जो है एक पार्टी जो है दूसरे हिसाब से FIR कर देता है, दूसरा पार्टी दूसरे हिसाब से FIR कर देता है और उसको जो है हम जातीय रंग दे देते हैं और वो जातीय रंग जो है नेशनल लेवल पे आता है। यहाँ पे बैठ के हम जाते भी नहीं, ग्राउंड पे चेक भी नहीं करते कि आखिर रियलिटी क्या है। तो कम से कम हम लोगों का भी दायित्व बनता है, जो पत्रकार हैं। हम तो यूट्यूबर थे, हम तो जेल जाने से पहले हम अपने आप को पत्रकार समझते थे, लेकिन आप बड़े लंबे टाइम तक पत्रकार रहे हैं। हम जेल जाने से पहले अपने आप को मतलब मैं भी, अगर आप नहीं समझते तो अगर ओपिनियन को मैटर करता है, तो लंबे टाइम तक पत्रकार जब रहे मैं हैं। जेल गया तो मुझे जो है सारे पत्रकारों ने छांट दिया और उन लोगों ने चलाने लगा, यूट्यूबर है, मनीष कश्यप यूट्यूबर है, तो मुझे पता चला। तो जो लोग यूट्यूब पे वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिनको समझना जो यूट्यूब पे है वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में जो जातीय
रंग को दे के जो है हम खबरों को चलाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और चीज़ों को रिसर्च करें और उसके बाद से चलाएं। और बिहार में खासकर इंटर डाइनिंग जो है उस कोई समस्या नहीं है, सब लोग जो है हम लोग हर जाति के लोग एक साथ बैठ के खाते हैं और बिहार में इंटरकास्ट भी खूब हो रहा है। ठीक है, तो इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर कास्ट खत्म हो गया है बिहार जैसे स्टेट में, या फॉर दैट मैटर सिर्फ बिहार में नहीं, मतलब मैं तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स की भी बात कर सकता हूँ कि द्रविडियन पॉलिटिक्स जो वहाँ पे है उसमें कास्ट किस तरीके से काम कर सकता है, लेकिन चूंकि हम बिहार से बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं और आप बिहार को रिप्रेजेंट करते रहे, 40 सीटों का जब टिकट का बंटवारा होता है और जो तमाम पार्टियाँ करती हैं, एक एक सीट पे इस चीज़ की मैपिंग होती है कि कौन सा कैंडिडेट किस जाति से है और उसको किस जाति से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जात की वजह से उसके जीतने की संभावना कितनी है और हारने की संभावना कितनी है। ये बात सही है। तो फिर आप एज ए नेता कैसे ये पोजीशन ले रहे हैं जब समाज अपने नेता को जाति देख के चुन रहा है? देखिए, आपने क्या पूछा, इंटर डाइनिंग और इंटरकास्ट, आपने ये पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि जाति के हिसाब से जो है बिहार में लोग वोट करते हैं कि नहीं। ठीक है, आपने ये सवाल नहीं पूछा। और अगर ये सवाल आपका है कि जाति के हिसाब से बिहार में लोग वोट करते हैं कि नहीं, तो मेरा ये जवाब है कि जाति देख के बिहार में बहुत सारे लोग वोट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ लूं? अगर आखिरी हो तो पूछ नहीं, लीजिए। आखिरी नहीं, मन है आपसे, आपको जाने का मन है तो हम अभी कट करवा देंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर बैठ जाएंगे और तो मजा आ रहा है, आपको नहीं आ रहा मजा? तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो समाज अपने नेता को जाति देख के चुन रहा है, आप कह रहे हैं कि वो समाज अपना जीजा बगैर जाति देखे चुन रहा है। देखिए, जाति के हिसाब से नेता को नहीं चुनना चाहिए, और ये बात सही है नहीं चुना जाना चाहिए, और जाति के हिसाब से टिकट भी नहीं बंटवारा होना चाहिए, हो रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि जाति के हिसाब से टिकट भी बंटवारा हो रहा है और जाति के हिसाब से लोग जो है वोट भी कर रहे हैं, ये भी बात सत्य है। और यही दोनों सबसे बड़ा कारण है बिहार में बर्बादी का। तो बात यहाँ तक आ रही है कि जो समाज अपना नेता जाति देख के चुन रहा होगा वो शादी भी जाति देख के कर रहा होगा? नहीं, आजकल बिहार में खूब इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, सोशल मीडिया का खूब हो रहा है, नॉर्म नहीं है। हाँ, नॉर्म नहीं है, चलन नहीं है, मतलब चलन हो रहा है, हाँ, लेकिन हो रहा है खूब हो रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स से डिविएट करते हैं। मनीष के सच तक पे 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हाँ। अब जो हमारे यूथ है, हाँ। सबको यूट्यूबर बनना है, हाँ। सबको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, क्या ट्रिक है? देखिए, 8 मिलियन कैसे करें? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जो यूट्यूब चैनल है उस पे 8.7 मिलियन है, सच तक जो है उस पे 2.2 मिलियन है, सच एक्सप्रेस है उस पे जो है 3 मिलियन के आसपास है, एमके की अदालत जो है उस पे 3 मिलियन के आसपास है, और भी चैनल है, लगभग 7-8 चैनल है मेरा यूट्यूब पे, और पेज भी जो है 7-8 पेज है। तो यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो 17-18 मिलियन है टोटल। 2 करोड़ लोग आपको, मतलब हाँ, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में मिला लेते हैं। कॉपीराइट किसी को नहीं भेजता हूं, तो मेरे नाम से जो है सैकड़ों यूट्यूब पे चैनल चलता है, वायरल तो आप। और बस अगर आप लोग सोचते हैं, कुछ लड़कियां सोचती हैं, कुछ लड़के सोचते हैं कि एडल्ट कंटेंट अगर डालेंगे रील में या शॉर्ट वीडियो में, कुछ लोगों का मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका मान, तो हमारा ज़्यादा वायरल होगा। अरे नहीं यार, रियलिटी भी दिखाओगे और अच्छी बातें करोगे तो वो भी वायरल होता है और खूब वायरल होता है। मेरा एक रील जो है 200 मिलियन गया, और एक रील नहीं, मेरा कम से कम 50 से ऊपर रील और शॉर्ट वीडियो होगा जो 100 मिलियन से ऊपर है। कैसे? 50 मैंने आप उसमें क्या करते थे? नहीं, मैं 60 सेकंड के अंदर एक्चुअल ग्राउंड में जो समस्या है उसको दिखा के, जो है उसके समाधान को बता के, थोड़ा सा गुस्सा दिखा के लोगों को हंसा दिया। ये सारी चीजें जो है मैंने दे दिया, जैसे तथ्य भी होना चाहिए, तथ्य भी होना चाहिए, रिपोर्ट भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, तब जो है लोग देखते हैं। और कुछ लड़कियां जो है आज के समय में इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा गंध मचा के रखी है, कुछ लड़के जो है इतना ज़्यादा डुअल मीनिंग बातें जो है कर रहे हैं, और कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी मतलब कि 8 साल 9 साल 7 साल 11 साल 12 साल, जिनको नॉलेज नहीं है उसके बावजूद जो है उनके गार्जियन जो, अरे क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है गाइडलाइंस भी आना चाहिए, जो हमारे संस्कृति। ये तो सेकंड ओपिनियन, पहला चीज है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक 2 करोड़ सब्सक्राइबर, ईमानदारी पूर्वक अच्छे कंटेंट को लेके आइए और यूनिक कंटेंट को लेके आइए, किसी का कॉपी मत कीजिए, और इतना यूनिक लेके आइए कि आपका कॉपी करके कोई कंटेंट बनाना चाहे तो वो आपका कॉपी नहीं कर पाए। यूनिक कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और उसमें जो है मतलब कि एकदम जो है ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यूनिक के साथ साथ जो है लोगों ने उस चीज को कभी देखा ना हो। अच्छा। एकदम लोग शॉक्ड हो जाए कि अरे ये क्या बना दिया यार,
ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुमने बता दिया, हमारा तो कभी ध्यान नहीं गया। तो ये इन सब चीज़ों को देख के लोग जो है फॉलो करेंगे और आपको जो है अमेरिका से पैसा भी आ सकता है डॉलर के रूप में। मैक्सिमम कितना है एक मंथ में? देखिए मेरा जो है वो मैक्सिमम जो है 10 से 15 लाख रुपया एक मंथ में आया 15 लाख रुपया यूट्यूब पे एक महीने में? हाँ, यूट्यूब पे। और फेसबुक से जो है अलग आता था। मीडिया वाले हम लोग जैसे क्लास जाएंगे जिनका इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा, 15 लाख रुपए एक महीने का सुन के ये जो अंडर ऐसे धाधा कूटेगी, वो ऐसे साल में आप कह रहे हैं कि किसी को चिट्ठी नहीं मिल रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, 15 लाख रुपए एक महीने में कमा के बैठे। बहुत सारे मीडिया वाले जो भाई है वो हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि मनीष जी जो है अब हम लोग जो है अब छोड़ के जो है यूट्यूब पे आ गए। आसान काम है, एकदम आसान। जितना हम लोग बैठ के सोचते हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपको जो है थंब रूल पे काम करना है। अगर थंब रूल पे काम करेंगे ना तो आपको जो है पैसा आना शुरू होगा। देखिए एक तो आप इनकम और दूसरा जो है सक्सेस दोनों होगा। थंब रूल पे काम करेंगे 180 डेज 6 मंथ आपको जो है लगातार काम करना होगा, बिना थके काम करना होगा। उसके बाद से पैसा आना शुरू हो जाएगा। जीरो से शुरू करते हैं अगर यूट्यूब पे तो 180 डेज यानी 6 मंथ। और थंब रूल है 1000 डे का जो है थंब रूल है। अगर 1000 दिन काम करते हैं तो उसके बाद से आप बैठ के जो है खा सकते हैं आराम से। आपकी कंपनी चलेगी, आपका यूट्यूब चैनल चलेगा, दूसरे लोग काम करेंगे। इम्पॉसिबल नहीं है। किसी को डर लग रहा हो कि कैसे करें तो वो एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके आइए और आपको लोग देखेंगे सुनेंगे। ऐसे अनेकों लोग हैं जो यूनिक कॉन्सेप्ट को लेके आए, एकदम साफ सुथरा कॉन्सेप्ट को लेके आए। ऑडियंस ज्यादा पसंद क्या करते हैं? बैठ के कैमरे पे ग्रीन के पीछे क्रोमा पे प्रवचन कोई नहीं, वो ऑडियंस नहीं पसंद करते। अब नहीं, अब ऑडियंस प्रवचन देने वाले न्यूज में अगर आप हैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए या ब्रेकिंग न्यूज जो भी कोई मतलब कि कोई ऐसा चीज हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, ओरिजिनल जो वो हाँ ओरिजिनल वो चीजें। और अगर आप कुछ और चीजें दिखाना चाहते हैं, जैसे कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो एकदम जैसे अमित बढ़ाना है। अमित बढ़ाना ने अपने वीडियो में कभी भी अश्लील कंटेंट को नहीं परोसा, कभी नहीं परोसा और साफ सुथरा है। और अमित बढ़ाना ने कभी किसी यूट्यूबर्स के साथ कंट्रोवर्सी भी नहीं किया, आपने देखा होगा, कभी उनका किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं। और आज देखिए अच्छे मुकाम पे है और उनको अच्छे अच्छे लोग जो है देखते हैं, अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां देखते हैं, गार्जियन देखते हैं, सबके साथ उनका वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा काम कीजिए और लोग जो है सपोर्ट करेंगे और आप जो है आराम से जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि अश्लीलता नहीं परोसना है। कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं कीवर्ड अच्छा डालना चाहिए, थंब अच्छा डालना चाहिए? नहीं, देखिए कीवर्ड्स और सुप्रीमेसी किसकी है? देखिए कीवर्ड कौन है? कंटेंट ऊपर है या कीवर्ड थंब बाद में आता है या पहले आता है? नहीं, मैं बताता हूँ। कीवर्ड्स और थंब, इससे क्या होता है कि आपका रीच बढ़ता है, लोगों तक पहुंचता है। थंब देखने के बाद लोग क्लिक करते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ता है कि अरे थंब तो ये है। पहला काम कौन सा करता है? पहला काम है कंटेंट। कंटेंट सुप्रीम। हाँ, लेकिन कंटेंट के साथ कीवर्ड्स और थंब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर 100 में बांटे तो कंटेंट कितना? 100 में बांटे तो 100 में बांटे तो 50% जो है वो कंटेंट और 25% कीवर्ड्स और 25% जो है जो थंबनेल हम लोग बनाते हैं वो। लेकिन कंटेंट 50% है। कंटेंट अकेले 50% है। प्राइमरी कंटेंट, फिर थंब, फिर कीवर्ड्स। ठीक है। अभी के डेट में इतने लंबे टाइम तक डिजिटल में रह के आपको क्या लगता है कौन से सबसे अभी यूथ सबसे ज्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? देखिए अभी तो लड़कियों को अगर देखा जाए, लड़कियों को देखा जाए और जो मतलब कि कॉलेज के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो है यूट्यूब यूज कर रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को देखा जाए, रिपोर्टर, पत्रकार हों, नेता हों, IAS IPS हो, अधिकारी हों, तो वो लोग सबसे ज़्यादा ट्विटर यूज करते हैं। तो तीनों का कैटेगरी अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ, तो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो मतलब कि बड़े पद पे हैं, वो लोग जो है ट्विटर पे हैं। जो 21 साल 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं। और ऐसे इन जनरल जो है सब लोग जो है यूट्यूब पे है। और यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी। सोशल मीडिया के आने के बाद पॉलिटिक्स बदला? एकदम बिल्कुल बदला। कितना और कैसे? एकदम बहुत अच्छे ढंग से बदला। अगर मनीष कश्यप जैसे लोग, सोशल मीडिया नहीं होता तो किसी चौराहे नेता नहीं बन पाते, किसी गली में जो है डूबे हुए रहते, कोई पूछने तक नहीं आता। आज जो है सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल दिया। सोशल मीडिया का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। आज जो है मेरे ऊपर जो है आरोप लग गया कि फेक वीडियो बनाया, आज तक फेक वीडियो मिला नहीं। और अभी कल का न्यूज है कि अमित शाह जी का फेक वीडियो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है एडिटेड वीडियो वायरल कर दिया। मैंने देखा ही, उन्होंने शक्ल पे लिखा था कि जंप कट लगी। उन्होंने बनाया था
कि मुस्लिम का जो मुस्लिमों 4% का आरक्षण आरक्षण 4% खत्म है कर उसको दें खत्म तेलंगाना किया की जाएगा स्थिति। और वो आरक्षण जो है दलितों को और ओबीसी को दे दिया जाएगा। और यहाँ पे ये उल्टा चला कर दिया, दिया कि रिवर्स, ST OBC का रिजर्वेशन हाँ हटा देंगे। रिवर्स कर दिया। तो देखिए सोशल मीडिया का एडवांटेज डिसएडवांटेज बट दोनों। फेक न्यूज फैलाने के हिसाब से जो लोगों का पता नहीं रहता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनके लिए तो ये स्वर्ग के जैसा है। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये स्वर्ग के जैसा है ना, चीजों को हाँ, बराबर हाँ, बात कर हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ, लेकिन अच्छे चीज़ों को अच्छे लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये स्वर्ग के जैसा है। ठीक है, मेरे को कुछ बेसिक क्वेश्चन करने थे जाते जाते। आपको लेके गूगल पे जब हम डाले तो 2-4-5 जो पेड क्वेश्चन आया कि जैसे आपकी शुरुआती पढ़ाई, आपका ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक सिविल इंजीनियर। और बोर्ड कहाँ से? मेरा पूना यूनिवर्सिटी से, मैं GH रासोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से जो है मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया था। ठीक है, और बोर्ड 10th जो है विद्या मंदिर से मेरा हुआ था। मतलब कि बाकी सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मेरा बिहार का है और 12 के बाद से जो है मैं पूना चला गया। तो 10वीं आपका विद्या मंदिर से, शिशु मंदिर से? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड शिशु मंदिर से? हाँ, विद्या मंदिर से। विद्या मंदिर शिशु मंदिर अलग अलग है। शिशु मंदिर जो है 5वीं क्लास से। 5, अच्छा, विद्या मंदिर वही मतलब सीनियर में जाके हो जाता। कौन से साल में हुआ था आपका? मेरा 10वीं जो है 2010 में हुआ था, 12वीं जो है 2012 में हुआ था। तो 2010 में तो एजुकेशन इस हाल में नहीं था बिहार का कि आप गवर्नमेंट स्कूल जाते और वहाँ से एजुकेशन लेते, या फैमिली प्रेफर करती है वहाँ पे प्राइवेट स्कूल? देखिए हम लोगों का एजुकेशन जो है अलग अलग जगहों पे हुआ है। जैसे मैं पापा के साथ था तो मैं कुछ दिनों तक जो है आर्मी के स्कूल में पढ़ा, कुछ दिन तक जो है मैं विद्या मंदिर में पढ़ा, फिर MJK कॉलेज में मैं पढ़ा, फिर उसके बाद से मैं GH रासोनी कॉलेज चला गया। तो वहाँ पे उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में, ये बात सही है कि नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाना चाहते, मिडिल क्लास से बच्चे नहीं जाना चाहते? नहीं, अभी भी नहीं जाना चाहते। कभी नहीं जाना चाहते? कभी भी नहीं जाना चाहते। पिछले मतलब अभी हालात ही नहीं बदला? नहीं, हालात ही नहीं बदला। अगर कोई क्लेम करना चाहे, गरीब भी जो है सोचता है कि मैं अपना किडनी बेच के या जमीन बेच के जो है मैं अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाऊं, लेकिन सरकारी स्कूल में ना पढ़ाऊं। 40 की 40 लोकसभा सीट में आप घूमे हैं आई थिंक, और उनमें से किसी जिले में कोई सरकारी स्कूल इस हाल का नहीं रहा जहाँ पे कोई मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे को भेजना चाहे? एकदम सही है, आप सही है। हॉस्पिटल अगर मैं यहाँ पे ऑन कैमरा बोल दूं झूठ, तो गरीब के बच्चे जो है मुझे माफ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, और उसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि इन 40 के 40 लोकसभा सीटों में हॉस्पिटल की हालत ऐसी है केंद्र सरकार ने बहुत सारे जगहों पे जो है मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, उसमें काम हुआ, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अभी भी काम होना बाकी। ये बहुत सारी जगह 40 में से 35 है, 36 है, 30 है, 5 हैं। देखिए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बस 5 उसमें ऑलमोस्ट सारे जगहों पे काम हुआ है, और ऑलमोस्ट सारी जगहों पे, जैसे मोतिहारी में कॉलेज बना, बेतिया में मेडिकल कॉलेज बना, और भी बहुत सारी जगहों पे मेडिकल कॉलेज बना, और बहुत सारी जगहों पे प्रोजेक्टेड है जो बनने वाला है। तो मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, लेकिन उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है। प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल वाले जो है ना, उन लोगों ने बिहार में गंद मचा के रखा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी आई थिंक आप बोलेंगे, प्राइवेट स्टेट ट्रांसपोर्ट है बिहार में। स्टेट ट्रांसपोर्ट तो समझिए जैसे हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान 0% सन्नाटा है ना? हाँ, एकदम 0%। एक तरीके का नेक्सस नजर आता है आपको चारों तरफ कि प्राइवेट वालों ने जिस तरीके से नेटवर्क फैला रखा है स्कूल का, अस्पताल का, बिल्कुल उस पे काम होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनली खत्म किया गया है। नहीं, आप जब सांसद बने, विधायक बने, तो फ्लैग करना चाहेंगे इन चीजों को? मैं तो आपके कैमरा के सामने आवाज उठा रहा हूँ मैं कि इन सब चीजों पे काम होना चाहिए। ठीक है। हाँ। एक और गूगल पे क्वेश्चन आपके बारे में कि आपका नाम मनीष कश्यप ही है या सर्टिफिकेट नेम कुछ और है? त्रिपुरारी कुमार तिवारी। त्रिपुरारी कुमार तिवारी। शादीशुदा है मनीष कश्यप? अभी तक तो हुआ नहीं, कोई लड़की मिली नहीं, शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुई। 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी वाला कभी कभी उससे ज्यादा भी कमा लेता था जेल जाने से पहले, लेकिन जेल से निकलने के बाद जो है अब तो मैं अपने चैनल के लिए काम नहीं करता हूँ। मुझे अपने चैनल पे आप जो है बोलते हुए नहीं देखेंगे, तो अब तो जो दूसरे चैनल पे काम करता हूँ, तो अरे थोड़े थोड़े पैसे आप लोग दे दो तो शायद से जो है मैं कमा लूंगा थोड़ा बहुत। तो जेल से निकलने के बाद मैं नहीं कमा पाया। नहीं। जो मोनेटाइजेशन वाले जो पैसे आ रहे थे वो गिर से गए। हाँ, वो 2 लाख कंटेंट नहीं जा रहा होगा, 7-8 महीना लंबा टाइम होता है। हाँ, 9 महीना जेल में रहा, बहुत लंबा टाइम। और जेल से निकलने के बाद भी जो है मैं अपने चैनल पे नहीं बैठ रहा हूँ, अपने चैनल पे नहीं काम कर रहा हूँ, चैनल से जो है इस्तीफा दे दिया हूँ। तो ऐसा है कि अगर आप यूट्यूबर नहीं होते, सरकारी नौकरी में होते, तो शादी हो जाती जल्दी? एकदम बिल्कुल अच्छी लड़की से शादी हुई रहती और बच्चे भी हो गए रहते। आज वो बच्चे यहाँ पे रहते तो आपको चाचा चाचा कह रहे होते, लेकिन जो है चूंकि ये सच्चाई है समाज के, मैंने वो चीज़ें देखा है, मैंने वो दंश झेला है।
जब तक मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ था तब तक लोग कहते थे अगुआ बिहार में समझते हैं ना, अगुआ जो मतलब अगुआ बिहार में, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरी बॉस मेरे को डांटेंगे तुम हर चीज बताने लगते हो। हाँ, अगुआ का मतलब बिहार की होता बात है आती जो लड़का लड़की का शादी कराता है, जो बीच में जो है मतलब कि मीडिएटर का काम करता है, एजेंट का काम करता है, वो अगुआ होता है। तो अगुआ आता था, कहता था दहेज का भी मतलब मेरा प्राइस लगाता था कि इतना लाख। क्या रेट लगता है अभी आपके जैसे यूट्यूबर देखिए का बिहार में क्या मैं रेट उस समय लगता है? अच्छा खासा कमाता था, यूट्यूबर नहीं था, मैं सिविल इंजीनियर था और मेरी लास्ट सैलरी जो सिविल इंजीनियर का अभी के डेट में बिहार में उस क्या समय रेट जो है मतलब कि अगर मेरा 20 लाख रुपया रेट चल रहा था उस समय। मैंने कौन से साल की बात है? 2016-17 की बात है। उस समय जब मेरे ऊपर FIR हुआ उसके बाद से मैंने देखा कि अगुआ आना बंद हो गया। अरे उनको तो पता बदनामी हो जाती है। हाँ, उनको तो पता चलना चाहिए कि मेरे ऊपर FIR किस लिए हुआ है। उसके बाद से आना बंद हो गया। लेकिन तो उसके बाद से मैं यूट्यूब से कमाना शुरू किया, यूट्यूब से अच्छा खासा कमाना शुरू किया। देखा कि अब तो कोई पूछ नहीं रहा, अभी भी मैं कमा रहा हूँ, ठीक ठाक कमा रहा हूँ, एक नौकरी से ज़्यादा अच्छा कमा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को मैंने रोजगार दिया। उसके बाद से कुछ यूट्यूबरों ने चला दिया कि मनीष कश्यप 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। 1 करोड़? हाँ, वो वीडियो है यूट्यूब पे है और वो 10 देख के अच्छा लगता है। नहीं सुनिए ना, वो कैसा लगता है? सुनिए कमाल का इंसिडेंट, वो 10 मिलियन वीडियो गया उन लोगों का और कुछ वो एक आदमी ने नहीं, कम से कम 10 आदमी ने चलाया सबका वीडियो, किसी का 10 मिलियन, किसी का 12 मिलियन, किसी का 15 मिलियन, किसी का 2 मिलियन, किसी का। अरे 1 करोड़ रुपया मनीष कश्यप कमाता है। फिर मेरे दरवाजे पे अगुआ का लाइन लग गया कि 12 करोड़ रुपया सालाना हो गया। तो ये चीजें है, तो समाज को नहीं तो जैसे आपका 20 जब इंजीनियर रहते हुए, सिविल इंजीनियर रहते हुए रेट था, उसके बाद जब आप करोड़ वाला अफवाह फैला तो जो रेट था दहेज का वो 20 से कितने पे गया? नहीं, तो फिर मैंने कभी बात ही नहीं किया, मैंने ऑन कैमरा तो एक तो कोई अमाउंट अब पता नहीं, अब मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी है। और मैं अगर शादी भी करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं 0 रुपया मतलब कि बिना पैसा लिए हुए शादी करूंगा। अगर लड़की का परिवार वाला 11 रुपया दे दे और 11 रुपया सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, नेग के रूप में 11 रुपया दे दे, बस उतना ही मुझे चाहिए और मैं उतना ही से शादी कर लूंगा अगर शादी किया तो। वरना मैंने सोचा है कि मैं अगर कैमरे पे बोल देता हूँ मेरी मम्मी नाराज हो जाती है, वो लगती है जो है फ़ोन करके गुस्सा आने। तो अगर मैंने शादी किया तो 11 रुपया नेग लूंगा और शादी करूंगा, मैं दहेज 1 रुपया नहीं लूंगा। ऐसा कभी फैन फॉलोइंग नहीं रहा, किसी फीमेल फैन ने आके बोला हो कि मनीष मतलब शिद्दत से मोहब्बत है, शादी कर लेते हैं? अब क्या है कि किसी को बदनाम किया जाए? कोई एक नाम लिए बगैर एक कहानी बता दीजिए ना जाते जाते। अरे कभी तो कुछ हुआ होगा, इतना 2 करोड़ लोग अगर एक लड़की जो है फोटो भेजी मेरे पास और ये जो हाथ है पूरा यहाँ पे पूरा ऐसे काटी थी ब्लेड से। हाँ, पूरा एम लिख ली थी। एम लिख ली थी? हाँ, बोली थी कि बहुत दिनों से मैं बात करने का प्रयास कर रही हूँ आपसे। व्हाट्सएप पे कहाँ पे भेजा था ये फोटो? व्हाट्सएप पे। हाँ। मेरे पास भी आया और मेरे मित्र हैं एक मनी द्विवेदी, उनके पास भी आया, ऐसे पूरा मेरे पास फोटो भी है। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं इसमें नहीं डाल सकता हूँ। तो पूरा एम ऐसे काट ली थी ऐसे। तो ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने टैटू बनवा लिया था। तो मतलब कि ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। मुझे देश से मोहब्बत है, बिहार से मोहब्बत है। एक छोटी चीज़ मनीष की टैटू बनवाना समझ में आता है, ये यंग एज की मोहब्बत में ब्लेड मार, अभी मेरे मोबाइल में फोटो है। क्यों मार लेते ब्लेड लोग? कभी आपने समझने की कोशिश क्यों मार ले रहे ब्लेड? पूछो उस लड़की से ब्लेड क्यों मार लिया, टैटू बनवा लेती। मैंने उतना पूछने का प्रयास नहीं किया, मैंने बस इतना ही समझाया कि अगर ऐसे आप करोगे तो दुनिया का कोई भी लड़का जो है आपसे शादी नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज है पूरा ऐसे पूरा। अभी भी ट्विटर आपका रिज्यूम हुआ, आपका सस्पेंडेड है ट्विटर? अभी नहीं, कभी भी सस्पेंडेड नहीं हुआ। जब खबर चली थी आपके नहीं, वो मेरा अकाउंट ही नहीं था, वो दूसरे किसी का अकाउंट था, वो फैन पेज था। और उससे जो है उसने 2019 में जब मैं गिरफ्तार हुआ था वो फोटो डाल दिया था। और जैसे वो फोटो डाला बिहार पुलिस ने FIR किया और जैसे FIR किया वैसे मैं लाइव आके बोला कि भाई मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, किसी ने दूसरे ने डाल दिया है और मुझे झेलना पड़ा उस केस को। ठीक है, एक क्वेश्चन बस ज्यादा तो ये है कि जैसे जो 2 नेता अभी हैं चेहरे के तौर पे बिहार में, तेजस्वी और तेज प्रताप, दोनों में से कोई बेटर लगता है आपको आपके पैरामीटर पे? देखिए, तेज प्रताप नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो धार्मिक आदमी है। वो मतलब कि कृष्ण के भक्त हैं, मथुरा में मंदिर बने, उसके पक्षधार हैं और वो
संस्कारी भी आदमी हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, अब सबका सोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो अलग चीज़ है। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल है नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तेजस्वी जी तो 9वीं फेल है और वो किसी भी एंगल से जो है वो नेता बनने लायक है ही नहीं। उनको तो जबरदस्ती जो है नेता बनाने का प्रयास लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। वो पढ़ाई किए तो पढ़ाई में फेल हो गए, क्रिकेट में गए तो क्रिकेट में फेल हो गए, आज जब राजनीति की है तो राजनीति में अपने पार्टी को बुड़ा दिए। लेकिन तेजस्वी तो सदन में ये बोले, अभी जब अलग हुए जेडीयू और आरजेडी वाले, जब लास्ट अलग हुए तो सदन में बोले कि चाचा को इस बात की तकलीफ थी कि हम लाखों लोगों को नौकरी दिए, सब रिकॉर्ड पे, और चाचा को दुख इस चीज़ का था कि हम क्रेडिट खा रहे हैं। कैसे, कौन से डिपार्टमेंट में लाखों लोग? एजुकेशन में। कहाँ पे? एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है मंत्री तेजस्वी यादव थे। अपने हाथ से चिट्ठी बांटे, यूजुअली तो होता है नहीं, मतलब अपने हाथ से नहीं बांटे, वो चिट्ठी जो है नीतीश कुमार जी ने बांटा था। अच्छा, बट नौकरी मिला है इस सरकार के रहते? वो हेल्थ में थे और वो जो है पथ परिवहन में थे। बट हेल्थ में कितने लोगों को नौकरी दी? किसी को नहीं। की सरकार रहती है। अरे तो महागठबंधन की सरकार रहते हुए नहीं, नीतीश कुमार जी की सरकार रहते हुए वहां पे नौकरी मिली हुई थी, ये बात सत्य है। तेजस्वी जी अपने डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी निकाले? वो कह रहे थे कि हम उस पर काम कर रहे थे, वो अपने डिपार्टमेंट में तो निकाले ही नहीं वैकेंसी, बोल रहे और दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला, उसका क्रेडिट खा रहे हैं वो। चलिए ठीक है, मतलब ये बात। और कभी मतलब कैसा लगा आपको? बस इसमें से आपने कोई सवाल नहीं सारा एक अगर बाकी रह गया तो बता दीजिए। अब तो इसमें जो मैंने देखा था तो उसमें जो कौन सा वाला जो आपको लग रहा है? जाने दीजिए, आप जो बोलेंगे छूट गया। यार मेरा मेमोरी मतलब शार्प है, मतलब हम स्मार्ट आदमी हैं, झट के लिख लेते ही। मैं भी स्मार्ट हूँ। आप ओवर स्मार्ट हैं यार, 2 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं यार, आप खाली स्मार्ट। कैसा लगा वैसे जेन्युइनली स्विच पे इंटरेक्शन में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सीरियसली आया मजा। तो बोलना अपने फॉलोअर्स को कि इधर में सुनिए ना, एक मैं बात बोलूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं प्लीज। अरे मेरे जितने भी फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं वो स्विच पे स्विच हो जाए और मुझे भी नहीं छोड़े और इनको भी पकड़े, और स्विच के जितने फॉलोअर सब्सक्राइबर है माइग्रेट करो भाई, मेरे चैनल पे स्विच हो जाए। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना बनाइए और एक बार तेजस्वी जी को लेके आइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर 9 बार होल्ड होगा, जिस किसी भी नेता के साथ बात होगी, 9 बार होल्ड का मतलब होता है कि आप पहले से सवाल नहीं मंगवाएंगे। पूरी कोशिश 99.99% रहती है कि 9 बार होल्ड इंटरव्यूज हों। आई विश, देखिए आप एक बार बुलाइए, एक बार बुलाइए, तब मैं जो है आपको मानूंगा कि आप जो है सच में रियल पत्रकार हैं और सच में सवाल पूछते हैं। एक बार बुला के दिखाइए। इस चीज का भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आएंगे ही नहीं। चलिए, आप जो कह रहे हो उसको टेस्ट करके देखा जाएगा। टेस्ट कीजिए। मेरा नाम तरुण है, तो आप बता दीजिए उनको, अपने व्यूअर्स को जो आपके फैंस हैं, कि मेरे साथ तरुण के साथ बात करके बहुत मजा आया। अरे तरुण जी के साथ जो है स्विच पे बातचीत करके बहुत मजा आया। और इनका जो है, इनका भी इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे होगा, अकाउंट होगा के नाम से कोलैब करेंगे हम लोग। तो कोलैब करेंगे, उस पे जो है आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और स्विच के जितने भी सब्सक्राइबर है वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पे स्विच हो जाए, और मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के जितने सब्सक्राइबर है वो स्विच पे माइग्रेट करें, तो हम लोग सीधे 3 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। सीधे दोनों 3 करोड़ पे 3 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।